नमस्कार साथियों, फिर एक अच्छी वीडियो में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 15 तारीख से शुरू हो रही है और आपने फॉर्म भरा है, तो उसी के क्रम में हमने पॉलिटिकल साइंस का ये पार्ट 3 लाया है और पार्ट 3 के बाद एक नया चैप्टर आएगा। कुछ बच्चों की समस्याएं ये है कि चैनल को खोजने में दिक्कत हो रही है, तो अभी मैं उसी नाम से आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, टीचर्स लर्निंग सेंटर। देखिए, उसी नाम से इसलिए दिखा रहा हूँ कि कुछ बच्चे कंफ्यूज ना करें कि जो द गुरु हमने नाम चेंज किया है वो दोनों अलग है। तो दोनों एक ही है। अगर किसी को सर्च करने में दिक्कत होती है तो द गुरु बाय जीवन सर लगा दीजिएगा, लास्ट में आपका सर्च हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, हमेशा की तरह बिना बकवास किए। पहले प्रश्न को देखते हैं। सन 1972 के शिमला समझौते पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए थे? अब हम बात करेंगे शिमला समझौता की। तो शिमला समझौता पर साइन किया था भारत और पाकिस्तान ने। तो भारत की तरफ से थी इंदिरा गांधी, याद रखिएगा, और पाकिस्तान की तरफ से थे अयूब खान, राष्ट्रपति। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत की संविधान सभा का निर्माण निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर किया गया था? क्रिप्स मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, बेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना। आप सभी को पता है कि कैबिनेट मिशन योजना का गठन ही इसीलिए किया गया था कि भारत में संविधान सभा का निर्माण हो सके। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। मैं हमेशा फास्ट क्वेश्चन लेके चलूँगा, ज़्यादा डिस्कशन करूँगा तो आपसे कम क्वेश्चन हो पाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा आपका प्रैक्टिस करवा देता हूँ। सवाल नंबर 63। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था, यानी चुना गया था या बनाया गया था? देखिए, संविधान सभा का 3 बात याद रखिएगा। पहला बात तो ये याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, अगर आपसे ये पूछता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो उसमें आपको बताना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ठीक उसके 2 दिन के बाद, एक सेकेंड आप हमको होल्ड कीजिएगा। ठीक है, उसके 2 दिन के बाद, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि कितने तारीख से। तो आपको मैं थोड़ा सा संविधान सभा के बारे में बता देता हूँ। संविधान सभा का जो गठन हुआ था ऑफिशियली, वो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। अब आप कहेंगे सर 1909 दिसंबर दिखने को मिलता है किताबों में। ये गठन हुआ था, ऑफिशियली हुआ था। मीटिंग, पहली मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसीलिए ये वाला देखा जाता है। अब 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? उस दिन सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। किसको चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, उसके ठीक 3 दिन के बाद, 3 नहीं 2 दिन के बाद, उसके ठीक 2 दिन के बाद, तो 9 तारीख को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने। उसके बाद 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, क्या चुन लिया गया? अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया। देखिए, 9 तारीख की भी बात हमने बता दी, 11 तारीख की भी बात हमने बता दी। अब आपसे पूछेगा कि देखिए, बहुत आपने क्लासेस देखे होंगे लेकिन ये कोई नहीं बताया होगा कि उपाध्यक्ष किसे चुना गया था। तो उपाध्यक्ष चुना गया था हरेंद्र कुमार मुखर्जी को। हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। हो सकता है ये इस बार पूछ लिया जाए क्योंकि बीपीएससी अल्टर सवालों को पूछती है। तो चलिए फिर से एक बार रिकैप करवाता हूँ। 9 तारीख को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 9 तारीख को ही हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। एक बात और याद रखिएगा कि संविधान सभा को संबोधित करने वाले जिसे ना मोदी जी कहते हैं, भाइयों बहनों करते हैं ना संबोधित, तो संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? देखिए, कुछ एक्स्ट्रा आपको याद रखना ही पड़ेगा। संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति जेबी कृपलानी जी थे। जेबी कृपलानी,
जेबी कृपलानी जी थे, याद रखिएगा, ठीक है। अगर दिक्कत हो तो आप रिपीट करके 2-3 बार इसको देख लीजिएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था संविधान सभा के सामने, कि आखिर संविधान सभा का जो गठन हुआ है उसका क्या उद्देश्य है? तो ये उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू जी ने 13 दिसंबर को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था। यहां से एक बात और याद रखिएगा कि पूछा जाएगा कि भारत में संविधान का निर्माण किसने किया है? तो भारत में संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया है, ना कि किसी व्यक्ति का नाम नहीं लीजिएगा। और उस समय 207 मेंबर ने भाग लिया था। संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, उसमें 207 मेंबर ने भाग लिया था, जिसमें मेल थे 198 और फीमेल 9 मेंबर थे। ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब आपसे यहाँ पर अलग सवाल पूछा गया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी प्रारूप समिति, मसौदा समिति। तो प्रारूप समिति का जो ड्राफ्टिंग कमेटी होता है उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अब आपके दिमाग में आता होगा ये प्रारूप समिति होता क्या है? तो एक चीज याद रखिएगा, उस समय के अगर सबसे होशियार माने मेरी नज़र से, तो उनसे बढ़कर ज्ञाता कोई नहीं थे बी आर अम्बेडकर जी से। तो वो क्या करते थे कि किस पेज में किस बात को रखना है वो सेट करते थे। कि आपको किताब तैयार कर रहे हैं संविधान का, कि मान लीजिए ये आपका किताब संविधान का तैयार हो रहा है, तो ये किताब के ऊपर का क्या होगा, कैसे रहेगा, फर्स्ट पेज में क्या लिखना है, सेकेंड पेज में क्या लिखना है, थर्ड पेज में क्या लिखना है, ये काम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। और यही जाते थे अपने कमेटी के सदस्यों के साथ देश विदेश घूम घूम करके, और वहाँ के संविधान को अध्ययन करके अच्छी अच्छी बातों को लेकर के आते थे। तो इसलिए इनका रोल बहुत ज़्यादा हो जाता था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। इसका आंसर हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। सवाल नंबर 64, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी सवाल हमने पूछ दिया, लेकिन जब हमने इसका ये किया था, कुछ बच्चों में पूछा था, तो वो कंफ्यूज कर जाते हैं। अब ये भी आपको याद रखना है कि द्रौपदी मुर्मू जी तो हैं ही वर्तमान राष्ट्रपति। अब आप में कमेंट करके बताएंगे कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन है, अभी वर्तमान के उपराष्ट्रपति कौन है, और इसका मैं आंसर कमेंट में दे दूंगा। वहां से आप पहले कमेंट करेंगे कि अभी वर्तमान के उपराष्ट्रपति कौन है। सवाल नंबर 65, 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन का निम्न में से कौन सा कारण नहीं था? यानी जो भारत का विभाजन हुआ तो उसमें ब्रिटिश भारत था, उसमें कौन ऐसा कारण था जो नहीं था? तो देखिए, मुस्लिम लीग का राजनीतिक उद्देश्य, बिल्कुल मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। वो चाहते ही तो थे कि भारत पाकिस्तान अलग हो जाए। द्विराष्ट्र सिद्धांत, एक बात अगर पूछा जाए द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया है द्विराष्ट्र का सिद्धांत। कौन कौन राष्ट्र? एक भारतीय राष्ट्र, एक मतलब भारत, एक पाकिस्तान, ठीक है। अब भारत विभाजन की ब्रिटिश नीति, ब्रिटिश भी तो चाहते थे कि हम नहीं शासन कर पाएंगे, दोनों को तोड़ दो। लेकिन क्या भारत में देशी रियासत जब मिलेगा तो उससे कुछ विभाजन होगा क्या? वो तो मिल रहा है ना, एकीकरण हो रहा है। तो ऐसे में यही कारण नहीं है। यहाँ आपसे पूछ रहा है भारत के विभाजन का कारण नहीं है। गौ हो गया आंसर। सवाल 66, भारत की किस रियासत ने सबसे पहले स्वतंत्र बने रहने की घोषणा की थी? यानी कि उस समय कितने रियासत थे? तो 553 रियासत थे। भारत में कुल कितने रियासत थे? तो 553 रियासत थे। उनमें से सबसे पहले किसने कहा था कि मैं स्वतंत्र बना रहूंगा? ये आपको बताना है। तो सबसे पहले कहा था त्रावणकोर के रियासत ने। सबसे पहले किसने कहा था? त्रावणकोर के रियासत ने कहा था। 67वां सवाल, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र
बोस जी ने। सवाल नंबर 68, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा समूह उन 3 रियासतों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने भारत के साथ अपने विलय का विरोध किया था? तो एक बात याद रखिए, त्रावणकोर तो अभी आपने देख लिया, त्रावणकोर, तो जहां भी त्रावणकोर है वही हो सकता है, बाद बाकी तो नहीं हो सकता है। इसके बाद हैदराबाद के जो निजाम थे वो भी 1948 में उनको बलपूर्वक मिलाया गया, उसमें क्रांति हुई थी, वो बाद में बताएंगे हम। और जूनागढ़, ये 3 रियासत ऐसे थे जो विरोध कर रहे थे कि हम आपके साथ नहीं मिलना चाहते हैं। 69 नंबर का सवाल देखिए, 1947 में भारत विभाजन के क्या परिणाम हुए? सांप्रदायिक हिंसा हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ, आप तो गदर पिक्चर को देखे ही होंगे। सांप्रदायिक हिंसा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ही था, लाखों तरफ से मार काट हुआ था, लाखों लोगों को शरणार्थी के रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा, ये भी हुआ। विभाजन का परिणाम पूछ रहा है, संसदीय शासन व्यवस्था हुई? नहीं हुई ना, वो कब हुई? 1950 में हुई। राज्यों का पुनर्गठन, अच्छा ये यहीं तक है, राज्यों का पुनर्गठन ये भी कब हुआ? 47-48 से शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि विभाजन के समय के क्या परिणाम हुए? तो सांप्रदायिक हिंसा हुआ, बिल्कुल सही है, और लाखों लोग शरणार्थी के रूप में जाना पड़ा, ये भी तो सही है। तो हमारा ऑप्शन 1 और 2 जिसमें होगा वही वाला हम आंसर को चुनेंगे, वो है गौ में, 1 और 2। किसको या किस तिथि को अधिकांश देशी रियासतों के शासक भारतीय संघ का एक भाग बनने के लिए सहमत हो चुके थे? देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिएगा कि कब बोल रहा है, ठीक है? तो देशी रियासत हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपका जो हैदराबाद का निजाम बोला तो 1948 में हुआ था। तो आप खुद सोचिए ना, जब 1948 में हुआ था तो 47 कैसे हो सकता है, या 47 के पहले कैसे हो सकता है, या 50 के बाद कैसे हो सकता है? 50 के बाद नहीं, ये हुआ था, एक सेकेंड, 26 जनवरी 1950 को नहीं हुआ था, उसके बाद ही हुआ था, है ना? अब आप कहेंगे सर 48 में हो गया, देखिए सारे तो नहीं हुए थे ना। यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है कि अधिकांश, क्या कह रहा है? अधिकांश सहमत हो चुके थे कि आजाद हो गया तो अब हम आपके साथ मिल जाएंगे, ये बोल दिया था। लेकिन क्या अंग्रेज 1947 में गए थे? नहीं गए थे ना। संविधान बना, जब हमने गणतंत्र को हासिल किया तब अंग्रेज छोड़ के पूरी तरह से चल गए थे, आज़ादी हमें 1947 में मिल गई थी। तो यहाँ कह रहा है कि 26 जनवरी के बाद जब हम गणतंत्र हो गए तो वो लोग अधिकांश देशी रियासत सहमत हो गए थे कि हम आपके इसके बाद जब आपको गणतंत्र मिल जाएगा तो हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन कुछ कुछ तो बदमाशी कर रहे थे, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, त्रावणकोर, है कि नहीं? तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 के बाद। सवाल नंबर 71, उत्तर पूर्व का निम्न में से कौन सा 1972 से पूर्व एक राज्य बन चुका था? यानी उत्तर पूर्वी राज्य है, और उत्तर पूर्वी राज्य में कौन ऐसा राज्य है जो 1972 में ही पूर्ण राज्य बन चुका था? 1972 से पहले ही पूर्ण राज्य बन चुका था, तो इसमें था नागालैंड। और हमने पिछले वीडियो में भी नागालैंड के बारे में आपको जानकारी दी थी, जो है ना, नागालैंड के बारे में जानकारी दी थी कि जो कि 1972 में हमने पूछा था कि कब ये हुआ था, तो 1972 में नागालैंड आज़ाद हुआ था। किससे आज़ाद हुआ था? आज़ाद ना कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आज़ाद शब्द अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम कहेंगे राज्य बन गया था, ये सही रहेगा। आज़ाद कहना उचित नहीं होगा क्योंकि आज़ादी तो हमें 1947 में ही मिल गई थी। तो 1972 से पूर्व एक राज्य कौन बन चुका था? तो नागालैंड एक राज्य बन चुका था। सवाल नंबर 72, कथन को देखिए, निजाम के शासन के विरुद्ध हैदराबाद के लोगों ने आंदोलन ने बल व गति प्रदान की। देखिए एक बात याद रखिएगा, जब आज़ाद हुआ भारत और ये निजाम जो थे हैदराबाद के, वो भारत के साथ मिलना नहीं चाहते थे, तो भारत सरकार ने कहा कि अगर जनता नहीं चाहेगी, अगर हमसे मिलना नहीं चाहेगी जनता, तो हम आप पर दबाव नहीं डालेंगे। क्योंकि ऐसा ही कहा गया था, जो जिसके साथ मिलना चाहे वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहे या भारत का, लेकिन हैदराबाद के निजाम अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो क्या, उसको
वहाँ के निज़ाम, चूँकि निज़ाम मुस्लिम बहुल इलाका था, तो वहाँ के जो वृद्ध लोग थे, जो कृषक वर्ग थे, जो हिंदू बहुल लोग थे, उनको सताया जाने लगा, उनका दमन किया जाने लगा, उनके साथ मारपीट की जाने लगी। तो भारत सरकार ने बलपूर्वक सैनिक कार्रवाई करते हुए हैदराबाद को भारत सरकार में मिला लिया गया, भारत सरकार का अंग बना लिया गया। तो दोनों कथन सही है यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों बातें सही है, तो हम कह सकते हैं कथन एक और कारण दो दोनों ही सही है। यही कारण हुआ था जिसकी वजह से यह घटना घटी थी। 73 का देखिए, 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? 1960 में कौन से दो राज्य बने थे, आपसे ये पूछा जा रहा। तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात दो राष्ट्र बने थे। अब आपसे कोई पूछता है कि महाराष्ट्र और गुजरात किससे अलग हुआ था, तो उसमें बम्बई प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। बम्बई प्रेसिडेंसी से ये अलग हुए थे, प्रेसिडेंसी से ये अलग हुए थे, बम्बई प्रेसिडेंसी से अलग होकर के ये एक दो राज्य का निर्माण हुआ था, महाराष्ट्र और गुजरात। अगला सवाल देखते हैं कि कौन ऐसा, रुकिए पहले सवाल तो ले लें, किधर गया? हाँ, ये हो गया 73, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? हमने फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में हमने बताया था कि 1956 में जो राज्य बने थे उनका आधार था भाषा। क्या आधार था? भाषा था। और भाषा के आधार पर पहला बनने वाला राज्य कौन सा था, बताइए? तो ये था आंध्र प्रदेश। क्या था? आंध्र प्रदेश था। और आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 में, ठीक है। तो इस समय एक आयोग का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? एक आयोग का गठन हुआ और उसने अपनी रिपोर्ट, गठन कब हुआ था? तो 1953 में हुआ। लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 1956 में। और उन्होंने बताया था कि भारत में कितने राज्य होंगे? तो भारत में कुल राज्य होंगे 14 और 6 होंगे केंद्र शासित प्रदेश। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो ये थे न्यायमूर्ति फजल अली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, न्यायमूर्ति फजल अली। उन्होंने भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का बात किया था। तो ये हो गया आंसर इसका, भाषा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देखिए, अगर बात सिर्फ जर्मनी का एकीकरण पूछता है आपसे, और ये भी पूछा गया है, तो गेरिबाल्डी, जोसेफ मेज़नी और काबूर ये नाम आते हैं। लेकिन भारत के एकीकरण में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अगर नहीं होते तो आधा भारत जो पाकिस्तान से सटा हुआ है, लगभग वो सारा इलाका पाकिस्तान में मिल जाता है। रातों रात इन्होंने एक मीटिंग किया और सारे देशी रियासतों को एकीकृत करके भारत में मिलाया। सवाल नंबर 76 देखिए, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? तो पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था, यानी पंजाब का फिर से गठन कब हुआ था? और वो हुआ था 1966 में। पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1966 में हुआ था। और उसमें पंजाब को पहले जाता था पलानी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगर आपसे ये कभी पूछ दिया जाए कि पहले जो पुनर्गठन से पहले पंजाब को किस नाम से जाना जाता था, पलानी के नाम से जाना जाता था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन सी थी? तो सबसे लास्ट में कौन जुड़ा है? तो सबसे लास्ट में जुड़ा है हैदराबाद, ठीक है। सब शामिल होने वाला कौन था? हैदराबाद, सबसे लास्ट में। चलिए अगला सवाल है, संविधान की किस अनुसूची में भारत की
22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो ये 8वीं अनुसूची है। 22 भाषाओं का उल्लेख किस में मिलता है? 8वीं अनुसूची में। ठीक है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची का है। सवाल नंबर 79, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अगर हम बात करेंगे भारत के या स्वतंत्र भारत के, प्रथम शिक्षा जो मंत्री थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अंबेडकर जी क्या थे? तो अंबेडकर जी शिक्षा मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? तो वो थे हमारे गृह मंत्री, और प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। 80 नंबर का सवाल, स्वतंत्र भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री, ये देखिए इसको कैसे घुमाया है। उप प्रधानमंत्री कह लीजिए या गृह मंत्री कह लीजिए, ठीक है। उप प्रधानमंत्री कह लीजिए या गृह मंत्री कह लीजिए, दोनों के दोनों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। एक सेकंड रुकिए। यहाँ उप प्रधानमंत्री बोला है, गृह मंत्री नहीं। उप प्रधानमंत्री ये मोरारजी देसाई थे, स्वतंत्र भारत का बोला है, ठीक है। अगर वो जो नेहरू की अंतरिम सरकार थी ना, नेहरू की अंतरिम सरकार थी, उसमें थे सरदार पटेल जी। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, मुझसे भूल हुई है, कोई बात नहीं। सरदार पटेल जी जो अंतरिम सरकार में थे, ठीक है। लेकिन यहाँ स्वतंत्र भारत के अगर हम बात करेंगे प्रथम उप प्रधानमंत्री, तो ये मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल को नहीं, ये चैप्टर हमको लगता है यहीं ख़त्म हो गया है, ठीक है। ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो गया है और आपने वीडियो को अंत तक देखा है, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अब करना क्या है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, आप यहाँ जो टीचर्स लर्निंग सेंटर आप देख पा रहे हैं, ये अब बदल चुका है, क्योंकि हमने इस बार इसको लगा के रखा, क्योंकि आप ये ना समझ लें कहीं वो कोई दूसरा चैनल तो नहीं है। ये टीचर्स लर्निंग सेंटर का अब नाम हो गया है द गुरु, ठीक है। अगर आपको सर्च करने में दिक्कत होगी तो लगा दीजिएगा लास्ट में बाय जीवन सर। क्या लगा दीजिएगा? जीवन सर। अभी क्योंकि नया नया चैनल बना है, इस नाम से चैनल है नहीं, तो सर्च आने में दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।